नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि 10 प्रश्नों की सामान्य अध्ययन की विशेष श्रृंखला लेकर के हम आपके सामने आते हैं और हमारी यह जो विशेष श्रृंखला है ये बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को देखकर बनाई गई है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर बनाई गई है। उसमें जो हमारा अनुभव है वो आपसे हम साझा कर रहे हैं और यह जो हमारी सीरीज है आगामी बहुउपयोगी सिद्ध होने वाली जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं और जहां जहां सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा वहां वहां यह श्रृंखला हमारी बहुउपयोगी सिद्ध होने वाली है। आप सब निरंतर हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, आप सभी का एक बार पुनः सहृदय धन्यवाद मैं प्रकट करता हूं। और बिना देरी किए हुए आज की श्रृंखला का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपके सामने है। संयोग से हमारा आज का भी जो पहला प्रश्न है ये भारत की राजव्यवस्था से ही लिया गया है, यह भी याद रखना है आपको। भारत की राजव्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी से लिया गया है। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं, 5, 3, 15 और 12। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा संसद का एक उच्च सदन होता है और 12 सदस्य वो कौन से होंगे जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा? तो वो होंगे कला, आप नोट करिएगा, विज्ञान, कला विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। कला विज्ञान साहित्य और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्र में व्यक्ति को पारंगत होना चाहिए, विशेष योगदान देने वाला होना चाहिए। तो आपको पुनः याद दिला रहे, कला विज्ञान साहित्य और समाज सेवा, इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, अगला जो हमारा आज की श्रृंखला का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार कोयले का नहीं है? 4 प्रकार यहां पर दिए गए हैं, एंथ्रेसाइट, लिमोनाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। तो आज के इस प्रश्न का सही जवाब है लिमोनाइट प्रकार का कोयला नहीं पाया जाता है। लिमोनाइट प्रकार का कोयला नहीं पाया जाता है। बाकी हमारे जो 3 विकल्प हैं ये बिल्कुल सही है। एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस भी पाया जाता है, लिग्नाइट भी पाया जाता है और कोयले का चौथा प्रकार होता है जिसको हम कहते हैं पीट। तो कोयले का जो चौथा प्रकार पाया जाता है उसे पीट कहते हैं। और कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, खनिज है, पृथ्वी के गर्भ से निकाला जाता है, उसका खनन किया जाता है, उसकी माइनिंग की जाती है और एक बहुउपयोगी खनिज है, ये भी आपको याद रखना है। तो कोयला 4 प्रकार का पाया जाता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। गुणवत्ता के आधार पर सबसे उच्च क्वालिटी का जो कोयला है वो एंथ्रेसाइट बताया गया है। ये भी आपको याद रखना है कि गुणवत्ता के आधार पर एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला सबसे उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्यादा होती है और नमी कम होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारी आज की श्रृंखला का, अगला प्रश्न है कि किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है? 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं आपके सामने। पहला है रेमन मैग्सेसे या पद्म विभूषण, परमवीर चक्र और बुकर पुरस्कार। तो आज के इस प्रश्न का सही जवाब है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। आप नोट करिएगा, एशिया का नोबेल कहा जाता है। और इसको प्रदान कौन करता है? तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, फिलीपींस की सरकार इसको प्रदान करती है। फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है या फिलीपींस सरकार इसको प्रदान करती है। फिलीपींस कहां पर है? तो फिलीपींस मानचित्र में दक्षिण पूर्व एशिया का एक राष्ट्र है और जहां की राजधानी मनीला है, ये भी आपको याद कर लेना है। अगला जो पुरस्कार हमारा पद्म विभूषण पुरस्कार है, यह पद्म श्रेणी का पुरस्कार है। भारत सरकार के द्वारा जो पद्म श्रेणी के पुरस्कार दिए जाते हैं, तो पद्म श्रेणी के 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इनको अगर हम वरीयता क्रम में लगाएंगे तो उच्च से निम्न की तरफ जब आएंगे, याद रखिएगा, उच्च से निम्न की तरफ जब आएंगे तो पहला पद्म श्रेणी का पुरस्कार होता है पद्म विभूषण, ये आपको याद रखना है, पद्म विभूषण। और उसके पश्चात नाम आएगा पद्म भूषण, पद्म भूषण। और उसके पश्चात आएगा पद्म श्री। ये पद्म पुरस्कारों की श्रेणी है, ये भी आपको याद रखना है। और 3 नंबर पर जो हमारा विकल्प है परमवीर चक्र,
यह सेना, भारतीय सेना के द्वारा प्रदान किया जाता है सर्वोच्च बलिदान के लिए, अदम्य साहस का परिचय देने के लिए। युद्ध काल में अदम्य साहस का अगर कोई वीर जवान हमारा परिचय देता है, अपने बिना प्राणों की रक्षा की परवाह किए बिना हुए, तो इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। तो ये सेना का मेडल हो गया। बुकर पुरस्कार ये साहित्य से संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा कि बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको साहित्य याद रखना है। और परमवीर चक्र पुरस्कार एक सैन्य पुरस्कार है या सेना के द्वारा दिया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हैं जहां से सामान्य दिन में प्रश्न पूछे जाते हैं और बड़ी सरलता से इनका जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। पहला है रिपन, डलहौजी, करजन और डफरिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा करजन। करजन के समय बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन करजन के शासनकाल में हुआ था। रिपन के शासनकाल में क्या हुआ, तो आपको याद रखना है नियमित दशकीय जनगणना। नियमित दशकीय जनगणना, इसकी जो परंपरा है कि प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना होगी। उदाहरण के लिए हम आपको बता सकते हैं कि जब कोविड-19 का प्रकोप रहा तो महामारी के दौर से देश पूरा गुजरा, पूरा विश्व का जन समुदाय गुजरा, तो इसका जो क्रम है वो नहीं शेड्यूल में आ पाया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि नियमित और दशकीय जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, तब आप जवाब देंगे रिपन के शासनकाल में। डलहौजी के शासनकाल में क्या हुआ, तो डलहौजी के शासनकाल में रेलवे का भारत में विकास हुआ। रेलवे का विकास हुआ और प्रथम रेलगाड़ी का परिचालन भी हुआ। यह भी याद रखिएगा, प्रथम रेलगाड़ी का परिचालन हुआ डलहौजी के शासनकाल में। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है, परिचालन। अगले जो अंतिम विकल्प पर वायसराय डफरिन का नाम यहां पर दिया हुआ है, तो डफरिन के शासनकाल में क्या हुआ, तो आपको याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है डफरिन के शासनकाल में, यह भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है? हमारा प्रयास रहता है, हमारी पूरी टीम का प्रयास है कि अपनी टेस्ट सीरीज में हम एक दिवस को शामिल कर रहे हैं। और जैसा कि गत वर्ष के पेपर अगर देखे जाए तो एक दिवस यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है। हमारी पूरी टीम का प्रयास है कि दिवस से जो भी सवाल आए उसको आप करके आए, अच्छा स्कोर करके आए। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और प्रयास ये रहता है कि बचे हुए 3 विकल्पों पर भी हम चर्चा करें। 1 मई पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है 7 अप्रैल, तीसरा विकल्प है 23 सितंबर और चौथा विकल्प है 11 अक्टूबर। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 23 सितंबर। 23 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। बचे हुए जो हमारे 3 विकल्प हैं इन पर भी हम चर्चा करेंगे। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। श्रमिक दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और जो अंतिम विकल्प है 11 अक्टूबर, तो 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय, आप लिख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। बालिका दिवस मनाया जाता है। 4 विकल्प हो गए हमारे, चारों को आप नोट करिएगा। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को और 23 सितंबर को, जैसा कि आज का प्रश्न इसका सही जवाब है अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। चारों विकल्प हमारे हो गए। एक बार मैं पुनः दोहराने का प्रयास करूंगा। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 23 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है और 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह प्रश्न भूगोल से लिया गया है, भारत के भूगोल से। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। पहला विकल्प है उत्तराखंड, दूसरा विकल्प है हिमाचल प्रदेश
और तीसरा विकल्प है जम्मू कश्मीर और चौथा विकल्प है सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सिक्किम। सिक्किम भारत का सुदूर पूर्वोत्तर का राज्य है, पूर्वोत्तर भारत में स्थित है और वहां पर नाथुला और जेलेपला दो दर्रे स्थित हैं। ठीक है, नाथुला और जेलेपला। बचे हुए तीन विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में जो प्रमुख दर्रे हैं, माणा, उसको माणा भी बोलते हैं, माणा, नीति और लिपू लेक, ये प्रमुख दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश में सिपकीला ये प्रमुख दर्रा है और बड़ा लाचाला। ठीक है, बड़ा लाचाला। मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया है कि सिपकीला दर्रे से होकर ही भारत में सतलज नदी प्रवेश करती है। जैसा कि हमारी जो प्रीवियस डे की या उससे पहले की जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें आपको बताया गया था कि सतलज नदी सिपकीला दर्रे से होकर के हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, जिसका उद्गम तिब्बत में है। जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा है, यह भी आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर का जो प्रमुख दर्रा है बनिहाल है, और भी बहुत सारे दर्रे हैं। तो सिक्किम में कौन सा हो गया? नाथुला। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? सामान्य अध्ययन में एक प्रश्न किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय संस्था, राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय संस्था, राजकीय संगठन या राजकीय संस्थान से उसका मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाता है। तो हमारी टीम का भी प्रयास है कि अपनी टेस्ट सीरीज में ऐसे प्रश्नों को हम शामिल करें। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? चार विकल्प यहाँ पर आपको दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही जवाब है निजामाबाद, तेलंगाना। निजामाबाद, तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया, इसका मुख्यालय है। बचे हुए तीन विकल्पों पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। कानपुर, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है। आपको याद करना है, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है कानपुर में, आपको याद रखना है। यहां पर क्या है? यहां पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय है, जैसा कि आज के प्रश्न का सही जवाब है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय यहां पर है। आगे जो हमारा तीसरा विकल्प है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय, याद रखना आपको, राष्ट्रीय वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान है। राष्ट्रीय वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान है, ये आपको याद रखना है। एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूं, कानपुर में राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान है, ये भी आपको याद रखना है। और निजामाबाद, तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय है। भोपाल, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय वन प्रबंधन। भारतीय वायुसेना ने MiG-21 लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त करने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? इसके लिए भव्य समारोह का आयोजन किया गया भारत की वायुसेना के द्वारा। तो चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, प्रयागराज में, पठानकोट में, चंडीगढ़ में या नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में MiG-21 की विदाई समारोह को बहुत भव्यता से आयोजित किया गया। MiG-21 हमारी भारतीय वायुसेना का पहला सुपरसोनिक फाइटर प्लेन था, ये भी याद रखिएगा, और सोवियत रूस से इसे लिया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि MiG-21 जो है वो कहां से खरीदा गया था, कहां से लिया गया था, तो आपको याद रखना है, मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास कर रहा हूं। MiG-21 कहां से लिया गया था? तो सोवियत रूस से लिया गया था, याद रखिएगा, सोवियत रूस से इसे खरीदा गया था और समय के साथ परिवर्तन हुआ, इसे सेवानिवृत्त कर दिया गया। और यह भी याद रखना है कि यह भारतीय वायुसेना का, यह भारतीय वायुसेना का पहला सुपरसोनिक, यह भी याद रखना आपको, सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था, सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था, यह भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने किस फाइटर प्लेन को उसको विदा कर दिया है, उसको सेवा मुक्त कर दिया है, तो आपको जवाब देना है MiG-21। आपसे पूछा जाएगा कि इसकी जो विदाई की जो भव्यता का समारोह आयोजित किया गया वो कहां पर आयोजित किया गया, तो आपको जवाब देना है चंडीगढ़ में। आपसे पूछा जाएगा MiG-21 कहां से खरीदा गया था, कहां से आयात किया गया था, तो आपको जवाब देना है सोवियत रूस से। आपसे पूछा जाएगा भारतीय वायुसेना जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई है, जैसा कि मैं पूर्व के वीडियो में आपको बता भी चुका हूं। तो भारतीय वायुसेना का जो पहला ये सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था, बड़ी उपलब्धि थी। आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारी आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है।
किस भारतीय राज्य का गठन वर्ष 2000 ईस्वी में नहीं किया गया था? ऐसा हमारी टीम का प्रयास है कि नहीं वाले प्रश्न भी हम शामिल करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें प्रश्न को पढ़ना है और नहीं को हमें क्या करना है, हमें को अंडरलाइन कर देना है। नहीं किया गया था ये पूछा गया। यहां पर 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ को, उत्तराखंड को, झारखंड को और तेलंगाना को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है तेलंगाना को। तेलंगाना को वर्ष 2000 ईस्वी में नहीं, बल्कि आपको याद रखना है 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया। 2 जून 2014 को कहां से अलग हुआ? तो याद रखना आंध्र प्रदेश का विभाजन किया गया था। इस तिथि को आंध्र प्रदेश को विभाजित किया गया था। आंध्र प्रदेश को विभाजित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश को विभाजित किया गया था 2 जून 2014 को। विभाजित किया गया था। और तेलंगाना का जो राज्यों का गठन है उसमें क्रम कौन सा आएगा? तो 29वां राज्य, ये भी याद रखिएगा, क्रम में 29वां राज्य रहा है ये अपने गठन के समय, ये भी याद रखना है। अब बचे हुए 3 विकल्पों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जो बचे हुए 3 विकल्प हैं जो राज्यों को दर्शा रहे हैं यहाँ पर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इनका गठन वर्ष 2000 ईस्वी में ही हुआ था और हम लोग तिथिवार इनको जानेंगे। तो पहला राज्य यहाँ पर क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का गठन होता है 1 नवंबर, याद रखना है 1 नवंबर, सन कौन सा रहेगा? तो 2000 ईस्वी। और किससे अलग इससे किया गया? तो मध्य प्रदेश का विभाजन किया गया, यह भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का विभाजन करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। और उत्तराखंड राज्य कब अस्तित्व में आया? तो तारीख रहेगी 9 नवंबर, याद रखिएगा 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी। कौन सा राज्य विभाजित हुआ? तो विभाजित होने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। और झारखंड हुआ है 15 नवंबर, यह भी आपको याद रखना है, 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। किस राज्य से झारखंड अलग हुआ? तो आपको याद रखना है बिहार राज्य से अलग हुआ। अब तेलंगाना अगर हमारा 29वां राज्य है तो झारखंड हमारा कौन सा राज्य हो जाएगा? तो आपको याद रखना है 28वां राज्य हो जाएगा। झारखंड हमारा 28वां राज्य हो जाएगा। और जो उत्तराखंड है वो हमारा कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ये 27वां राज्य हो जाएगा, 27वां राज्य हो जाएगा। और ये भी याद रखना कि छत्तीसगढ़ का क्रम क्या होगा? तो छत्तीसगढ़ भारत का गठन के हिसाब से 26वां राज्य हो जाएगा, 26वां राज्य हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। हमने तिथिवार चर्चा कर दी कि कौन सा राज्य कब गठित हुआ। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से नवगठित कौन है? तो विकल्प के अनुसार आप बताएंगे तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश को विभाजित करके 2 जून सन 2014 में अस्तित्व में आया। और इसका क्रम कौन सा रहा? तो आप बताएंगे 29वां रहा। आपसे पूछा जाएगा झारखंड कब अस्तित्व में आया? तो 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार से विभाजित करके भारत का कौन सा राज्य बना? तो आप बताएंगे 28वां राज्य बना। आपसे पूछा जाएगा उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया? तो तिथि यहां पर दी है 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी। कौन सा राज्य विभाजित किया गया? उत्तर प्रदेश। और उत्तराखंड का क्रम क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे 27वां। और आपसे पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? तो आपको याद रखना है 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी। कौन सा राज्य विभाजित किया गया? तो मध्य प्रदेश। और छत्तीसगढ़ का क्रम क्या रहेगा? तो 26वां राज्य रहेगा, ये आपको याद रखना है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और निरंतर हमारा प्रयास रहेगा कि आगे आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रख करके हम टेस्ट सीरीज चलाएं। बहुत जल्दी हमारी बहुत सारे ऐसे कोर्स है, आगामी जो परीक्षाएं आने वाली, यूपीएसआई है, यूपी टेट है, एसएससी जीडी है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है, या एक दिवसीय जितनी परीक्षाएं लोक सेवा आयोग के द्वारा या यूपीपीएससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं कराई जाने वाली हैं, उन पर हमारी टीम नजर बनाए हुए है। उनकी पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। अपने सुझाव हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।